नमस्कार, स्वागत है आपका JK24 न्यूज़ की खास पेशकश, खास मुलाकात में। आपके साथ मैं हूं कपिल गोड। आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान, ISI या तमाम ऐसे संगठन जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। MS बिट्टा साहब आज मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे एक्सक्लूसिव शो में। बात करूंगा सर आपसे 26 जनवरी को जो हादसा देश के साथ हुआ, उसमें सिखों ने जो काम किया, देश के लिए एक बदनामी वाला काम था। आप इसको किस एंगल से देखते हैं सर? ये जो पगड़ी है ना, ये कुर्बानियों और शहादतों से हमारे गुरु साहिबान ने सजाई थी, तपो जपो से। और ये पगड़ी इसलिए सजाई गई थी मजलूमों की रक्षा के लिए। किसी भी कौम, किसी मज़हब का हो, और पगड़ी एक खून से बनी एक शान थी। उन्होंने कर्म किए थे, उन्होंने तप किए थे, उन्होंने मजलूमों की रक्षा के लिए कुर्बानी, शहादतें दी थी। फिर हमारे सिर के ऊपर ये पगड़ी आई थी। हमने पगड़ी की महत्ता को समझा ही नहीं। पगड़ी, अगर हमारी पगड़ी को दाग लग जाए, समझो हमारी कौम को दाग लग गया। ये तो तिरंगा झंडा भी हमारी एक पगड़ी है, हमारी एक आन शान, हमारी रूह, अब हमारी आबरू। हर हिंदुस्तानी जो इस मातृभूमि से प्रेम करता है और मातृभूमि के ऊपर वो तिरंगा झंडा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का लगा हुआ है, सजा हुआ है, जिसको जवाहरलाल नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, आज नरेंद्र मोदी उसको सलूट देते हैं। ये को नरेंद्र मोदी जी का झंडा नहीं है, ये झंडा आज़ादी का झंडा है, जिसके लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, तातियां टोपे, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लाला लाजपत राय मोगा के अंदर अंग्रेज़ों की लाठियां खाई थी। और कहा था, वो ऐलान किया था, एक एक लाठी अंग्रेज़ों के कफन का काम करेगी। खून से सजी हुई धरती, खून से सजी हुई मातृभूमि, खून से सजा हुआ तिरंगा झंडा। अगर पगड़ी हमारी शान है तो फिर तिरंगे झंडे का अपमान क्यों? अगर तिरंगे झंडे का जिसने अपमान कर दिया, उसने ये पगड़ी का अपमान दिया, वो गुरु महाराज का सच्चा सिख हो ही नहीं सकता। वो गुरु महाराज के सच्चे सिख होने के काबिल ही नहीं है। उसने गुरु महाराज साहब की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। कौन थे गुरु तेग बहादुर महाराज? ये चांदनी चौक, जिनको कहा जाता था हिंद की चादर, जिन्होंने पंजाब के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपना शीश दिया था, मजलूमों की रक्षा के लिए। पंजाब की चादर नहीं, हिंदुस्तान की चादर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या पंजाब के थे? पटना साहब जन्म स्थान, कर्म कहाँ थे? हिमाचल, पंजाब, अनंतपुर साहब। सिख कौम की स्थापना करनी और 5 प्यारे सिख सजाने, कोई गुजरात से, कोई उड़ीसा से, कोई यूपी से, कोई कहीं और से, पूरे हिंदुस्तान से सजाना, मौत के कफन पहनाने, इस राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। और ये जिन सिख नौजवानों ने ये कर्म किया, उसने गुरु महाराज साहब की मर्यादा का नुकसान किया। उसने ये पगड़ी, मौत का जो कफन है, ये तिरंगे की तरह है हमारे लिए, तिरंगे की तरह शान है हमारी। हमारी पगड़ी उतार दे, हम दुखी होते हैं ना, हम लड़ते हैं ना उससे। हमारी पगड़ी को किसने हाथ डाला? तो तिरंगा भी हमारी शान है। तिरंगा तो ऊपर लहराता हुआ हमेशा सबका निशान है। वो, उसको आपने अपने हाथों से अपमान कर दिया। कौन बर्दाश्त करेगा? आने वाला इतिहास, जो उन्होंने खालिस्तानियों ने 19,000 बेगुनाहों का पंजाब के अंदर कत्लेआम किया, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया इन्होंने। हिंदुस्तान के लोगों में, दुनिया में बैठे हुए लोगों ने हमें माफ़ कर दिया। कहते हमारा 9 मास का रिश्ता है। आपने 19,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया, कोई दिक्कत नहीं, हमें माफ़ कर दिया। बड़ी मुश्किल से ये मौत का जो एक हमारे पे दस्तार थी, इसके ऊपर जो दाग लगे थे, हमने मिटाए। उसके बाद 84 के दंगे हुए। हम 84 के दंगे के ऊपर तो कहते हैं
उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार थी, हाँ थी, उनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए। पर पंजाब के अंदर 19,000 हिंदू किसने मारे थे? इन खालिस्तानियों ने। 36,000 बेगुनाह का कत्लेआम किया था इन खालिस्तानियों ने। दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेनिहत्थे सिख समाज के लोगों के घरों के हाथों के पकड़ा के गले में टायर, उनको जिंदा जला दिया गया, बेकसूरों को, जो खालिस्तानी नहीं थे, जो सुबह बच्चों के लिए रोटी कमाने जाते थे, रात को रोटी कमा के आते थे, उन निहत्थों को गले में टायर डाल के मार दिया गया। और पंजाब के अंदर भोले भाले नौजवान, माओ के वो लाल, कोई 10th क्लास में पढ़ता है, तो 7 क्लास में पढ़ता है, कोई 11 में पढ़ता है, गरम गरम भाषण इन खालिस्तानी लीडरों ने दे करके उन माओ के लालों के AK-47 पकड़ा करके पंजाब में मरवा दिए 19,000 हिंदू, और दिल्ली में टायर पकड़ा के मार दिए सिख। दिल्ली में कितने अच्छे कारोबार, मध्य प्रदेश में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सिख समाज फैला हुआ है, उनके लिए आप मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। आपके कारण 84 के दंगों में उन बेचारों का कत्लेआम हुआ, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कि आपने उनको कभी इंसाफ दिलाने की कोशिश की? आज तिहाड़ जेल के अंदर जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया, आज तिहाड़ जेल के अंदर उनको सामान बांटा जा रहा है, कंबल बांटे जा रहे हैं। बिट्टा साहब, जो तिरंगे झंडे का अपमान 26 जनवरी को हुआ, क्या वो रणनीति थी या राजनीति थी? देखो जी, 2 चीज़ें थी। किसान ऐसा कर्म कभी नहीं कर सकता। किसान अपने आंदोलन पे चले गए घूमने के लिए, जो उनके पास रूट था, और जो आतंकवादी, जो खालिस्तानी, जो गर्म मर्यादा वाले थे, जिनको बाहर से ISI पाकिस्तान से फंडिंग थी, या पन्नू के लोग थे, उन्होंने रास्ता तोड़ के वो प्लानिंग के साथ लाल किला पहुंच गए। पन्नू ने तो कई करोड़ों रुपए का इनाम भी रखा था, नहीं, जो नाम तिरंगे रखा। झंडे का अपमान करेगा। वो तो कर दिया उन्होंने, अपमान तो कर दिया। ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ ये काम हुआ। अब ये कहती है जी पुलिस क्या कर रही थी, कि पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं अरे तिरंगे झंडे का आपको फिक्र नहीं, पुलिस के ऊपर फिक्र आ गया। पुलिस ने क्यों नहीं किया? पुलिस ने लाठियां तो खा ली, और पुलिस क्या करते? पुलिस ने कृपाने खा ली, पुलिस क्या करते? पुलिस ने हाथ कटवा लिया, पुलिस क्या करती? अगर पुलिस गोली चलाती, कहते जलियांवाला बाग बन गया। अगर पुलिस गोली चलाती, कहते सिख कौम के ऊपर 84 के दंगों की तरह इन्होंने गोलियां चला दी। अगर पुलिस गोली नहीं चलाती, तो पुलिस ने गोली नहीं चलाई, तो पुलिस क्या मरे? पुलिस तो मरी। पुलिस को तो उठा उठा के नीचे फेंका गया। पुलिस ने कहा मेरे हाथ में बंदूक है, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, मेरे सामने पुलिस स्टेशन में बंदूकों का पूरा ढेर है, पर मैं सिख कौम के ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा, मैं किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करूंगा। मुझे पता है इसका फ़ायदा पाकिस्तान लेगा, इसका फ़ायदा ISI लेगी, इसका फ़ायदा चाइना जैसे कंट्री लेंगे, जो हमारे मुल्क की तरक्की से डरते हैं। मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं गोली भी खाऊंगा, मैं हाथ भी कटवाऊंगा, मैं सिर भी कटवाऊंगा, मैं कृपान भी खाऊंगा। मैं किसी सिख कौम के पगड़ी जिसके मेरे भाई के सिर पे है, मैं ये काम नहीं करूंगा कि दुनिया में बैठे हुए जो खालिस्तानी, जो पाकिस्तान में बैठे हुए ISI, जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया, जिन्होंने पंजाब के अंदर AK-47 रॉकेट लॉन्चर भेजे, जिन्होंने पंजाब हमारा तबाह कर दिया, हमारी जवानी को बर्बाद कर दिया, 36,000 बेगुनाहों के कत्लेआम कर दिए, हम उनको दोबारा ये फ़ायदा नहीं लेने देंगे। ये दिल्ली पुलिस ने किया। और पॉलिटिकल पार्टियां क्या कहती? पुलिस क्या कर रही थी? इन पॉलिटिकल पार्टियों को पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि आपने तिरंगे झंडे के अपमान के ऊपर का एक शब्द भी मुंह से निकाला? एक भी पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसको तिरंगे झंडे का फिक्र हो। 26 जनवरी आती, 15 अगस्त आती है, तिरंगे झंडे को हम सलूट करते हैं, फोटो वायरल कर देते हैं। अरे आप वो तिरंगा झंडा जिसकी नींव रखी गई आज़ादी की, उसका अपमान हुआ महाराज। ये पगड़ी है, ये तिरंगा झंडा भी है मेरा, इसका अपमान हुआ है। किसको डर था बताइए? बहस करते करते थक जाते हैं। क्या पुलिस जलियांवाला बाग बना देती? ये क्यों नहीं कहते ये गलत हुआ? ये क्यों नहीं कहते कि आंदोलनकारियों में गलत लोग घुसे हुए थे? ये नहीं कहते कि इनको बाहर से लोगों को, खालिस्तानी लोगों को फंडिंग आई थी? मैं किसानों को गलत नहीं कहूँगा, किसान हमारा देश का अन्नदाता है, पर उस आंदोलन में गलत लोग घुस चुके थे। और किसान आंदोलन के प्रेसिडेंट राज्यपाल साहब ने कहा था स्पीच के अंदर कि हमारे आंदोलन में को गलत लोग घुस चुके हैं। क्या दीप सिद्धू उनमें से एक था? अरे दीप सिद्धू आज नया था क्या? 5 साल से फेसबुक चला रहा है। खतरनाक टेररिस्ट, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिन्होंने बसों से, ट्रेनों से निकाल करके हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बनाया, उनकी फ़ोटो डाल रहा था आतंकवादियों की, और कह रहा था सरेआम खालिस्तान
हम लेंगे, लक्का सदाना हम लेंगे खालिस्तान। तो क्या कर रही थी पंजाब की पुलिस, क्या कर रहा था प्रशासन, क्यों वो यहाँ तक पहुँचे? आज़ाद हिंदुस्तान के ऊपर नारा लगाएगा खालिस्तान जिंदाबाद। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा। ये मेरा खून से निकला हुआ नारा है। पहले की तरह मेरे टूटे हुए छाननी शरीर से बम्बों गोलियों जिस तरह निकल जाते थे, ये गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। ये मेरा वादा है। हिंदुस्तान में, दुनिया में बैठे हुए हर हिंदुस्तान से मैं उसका गवाह हूँ और भुक्तभोगी हूँ। पिट्टा साहब, 26 जनवरी के बाद कुछ किसान संगठन ऐसे भी थे जो पंजाब के भी थे कि उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वो वापस चले गए। तो क्या उनकी रणनीति और राजनीति सिर्फ इतनी थी कि देश के सामने या दुनिया के सामने तिरंगे झंडे का जो अपमान करना था, उसके बाद वो वहां से चले जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया, वो दिखाई भी नहीं दिए वहां पर। दो बातें। आप मेरे से सवाल पूछोगे तुम सरदार हो या भारतीय हो, मैं तो कहूँगा सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। जिस हिंदुस्तान के लिए मेरे गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंद की चादर चांदनी चौक के अपना सिर रखा था, मैं उस गुरु गोविंद सिंह महाराज जिनके साहबजादों ने इस हिंदुस्तान की खातिर, मानवता की खातिर अपने बच्चों को राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए निछावर किया था। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, ये मेरे बम्बों गोलियों से खून से निकला नारा है, किसी का दिया हुआ नहीं है। इन लोगों ने क्या किया? कहाँ आज हमारी ही कौम के मेरे भाई जिम्मेदार लोग, आम लोगों की बात नहीं करता, जो संस्थाएं चलाते हैं, जो सिख संगठन चलाते हैं, क्या कोई आपका स्टेटमेंट आया? क्या गुरुद्वारा साहब के अंदर ये ऐलान किया गया कि तिरंगे झंडे का अपमान ये हमारी परंपरा का अपमान है, हमारे गुरु महाराज का अपमान है? यह तिरंगा झंडा हिंदुस्तान की धरती पे सजाया गया, सामने चांदनी चौक, इधर बंगला साहब, इधर काकपंज साहब, सामने उस पे तिरंगा झंडा लहराया जाता है। गुरु महाराज का आशीर्वाद है पूरा इस भारत के ऊपर, जिन्होंने अपने खून को निछावर, अपने देश में निछावर किया। कोई आया? क्या हुआ? आज तिहाड़ जेल के अंदर जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया सरेआम, जिन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिन्होंने भारत को तोड़ने की बात की, उनके लिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर उनको कंबल बांटने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तिरंगे झंडे का जो आपने अपमान किया, खालिस्तान के नारे लगाए देश को तोड़ने के, वो ठीक थे? ये पंजाब के चंद लोग खालिस्तानी, ये पूरे हिंदुस्तान के सिख समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए लोगों का विचार बना रहे हैं, जबकि बाहर का सिख समाज इन कामों में नहीं है। पर मैं एक छोटा सा व्यक्ति, जैसे मैंने फर्जों को पूरा किया है, हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तान में बैठे हुए मेरे सिख भाई को गुरुद्वारा साहब के अंदर सिर झुका करके गुरु महाराज साहब के सामने मत्था टेक के बाहर आके ये कहना चाहिए था, ये खालिस्तानी जो हमारी पगड़ी पे दाग लगाते हैं, हम दुनिया में बैठे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, ये हमारी ज़िंदगी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। 84 के दंगों की तरह हिंदुस्तान के अंदर हम रहते हैं, हिंदुस्तान में हम जन्म लेते हैं, हमारा इनके साथ कोई वास्ता नहीं। इन्होंने जो किया गलत किया। क्या किसी ने कहा? पूछना चाहता हूँ, कहा? नहीं कहा। तो क्यों? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे सिख कौम मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई गई। महाराजा रणजीत सिंह जी, हरि सिंह नलुआ, जस्सा सिंह आलूवालिया, कहाँ कंधार, कहाँ चाइना के बॉर्डरों तक, कहाँ कहाँ उनके जलवे होते थे, उनसे डरते थे उस वक्त के वो लोग जो जुल्म किया करते थे। माएँ कहा करती थी, वो हरि सिंह नलुआ जर्नैल महाराज रणजीत सिंह जी की फौज का बेटा सोता ने, बेटा सो जा, नलुआ आ गया। आज भी माएँ काबुल के अंदर कहती नलुआ आ गया। वो सिख कौम, और सिख कौम को इन्होंने कितना बड़ा पगड़ी के ऊपर दाग लगा दिया। मैं चैलेंज करता हूँ इन खालिस्तानियों को, चैलेंज है मेरा, आप हजार मैं अकेला। वो कहते हैं ना, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा फिर गोविंद नाम कहलावा, हूँ तो मैं पापी गुनाहगार सिख। सच्चा सिख बनना बहुत मुश्किल है, हज़ारों बार जन्म लेंगे फिर भी सच्चे सिख नहीं बन सकते। फिर भी कहता हूँ, क्योंकि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैंने किसी मजलूम को मारा नहीं, मैंने पंजाब में किसी को पकड़ाया नहीं, मैंने मजलूमों की रक्षा की। जो मेरे गुरु महाराज ने संस्कार दिए थे, मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए थे,
कि हिंदू समाज उस वक्त कश्मीरी पंडित मुश्किल में मजलूमों की रक्षा करनी है। तो मैंने तो वही कर्म किया। जब ये आतंकवादी गुरु महाराज सच्चे पातशाह की मर्यादा के उल्ट बेगुनाह हिंदुओं को बसों से ट्रेनों से निकाल करके सिख समाज के लोगों को छोड़ करके गोलियों का निशाना बना देते थे, मौत का कफन बांध के मैं निकलता था और दीवारों पे नारे लिखता था, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, प्रथम राष्ट्र, मैं लिखा करता था इनके गंदे नारों को मिटा करके। और ये कहते थे हमें कौम का गद्दार, हिंदू भाइयों को मारने वाले गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज की मर्यादा के उल्ट चलने वाले ये थे खालिस्तानी गद्दार कौम के, जिन्होंने सिख परंपरा का अपमान किया, हिंदू समाज के लोगों को मारा। मैंने तो मजलूमों को बचाने की कोशिश की, अपने शरीर पे बम खाए, कई बार बम गोलियां शरीर पे खाए। जब जब बम चलते रहे, गोलियां चलती रही, ये दर्दें भी फूलों की तरह होती हैं। आज मेरे दर्द है मेरे तिरंगे झंडे का, आज मुझे दर्द है मेरी तिरंगे झंडे की आन बान शान का। आज मेरी रूह, तिरंगा झंडा हमारी रूह है, हमारी आन है, हमारी शान है। कई गाने बने, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, क्या गाने रह जाएंगे? सच में हर हिंदुस्तानी भारत में बैठा हुआ, हिंदुस्तान में, दुनिया में बैठा हुआ, किसी कौम किसी मजहब का है, वो इंतजार करता है 15 अगस्त 26 जनवरी की। विदेशों के अंदर यहाँ सेलिब्रिटी बुलाए जाते हैं तिरंगे झंडे को लहराने के लिए। आज उनकी वो रोते होंगे। और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, जिन्होंने फांसी के रस्से को हाथ हाथ के चूमा, उनकी रूह आत्मा रोती होगी। और वो शहीद जिनको इंडिया गेट के अंदर राष्ट्रपति बहादुरी पुरस्कार दे रहे थे, उन मेरी माँओं को, उन मेरी बहनों को, उन बच्चों के पिताओं को जो शहीद हो गए, जब वो अवार्ड लेके वापस लौटे होंगे, लाल किला की तरफ देखा होगा, तो उनकी रूह भी रोती होगी। जवानों ने जिन्होंने मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत का जाम पिया, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के इसी तिरंगे झंडे में उनकी बॉडी उनके घर में आई, और जब बॉडी खोली होगी तिरंगा झंडा होगा और उस तिरंगे झंडे का अपमान देखा होगा, वो रूह भी रोती होगी, वो बच्चे भी रोते होंगे, पत्नियां भी रोती होंगी, माँ भी रोती होगी, पिता भी रोता होगा, जिस तिरंगे झंडे की खातिर, जिस भारत माँ की खातिर मेरे बेटे ने, मेरे पति ने, मेरे पिता ने शहादत का जाम पी लिया। उस तिरंगे झंडे का अपमान हम देख रहे हैं, हमारे देश के लोग इस तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं। नई जनरेशन को क्या संदेश जाएगा? नई जनरेशन, नया नौजवान 15 अगस्त की इंतज़ार करता है, 26 जनवरी की इंतज़ार करता है, और 26 जनवरी की इंतज़ार इसलिए करता है जब फौज की वर्दी देखता है, जब टैंक देखता है, तोप देखता है। जहाँ त्रिपुरा, जहाँ गुजरात, जहाँ पंजाब, जहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ यूपी, यहाँ बिहार, यहाँ अरुणाचल, यहाँ उत्तरांचल, यहाँ हिमाचल, यहाँ हरियाणा, जब सेकुलरिज्म देखता है कि अलग अलग स्टेट है पर राष्ट्र एक है, राष्ट्र प्रथम है। जब परेड होती है तो बच्चे के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर जज्बा आता है, बड़ा होकर ये वर्दी पहन करके, मौत का कफन बांध करके, मौत की पगड़ी पहन करके मैं अपनी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करूंगा। उस दिन दुनिया में बैठे हुए टीवी के अंदर हिंदुस्तान के हर बच्चे ने क्या देखा होगा? मेरे 15 अगस्त, मेरे 26 जनवरी, मेरे खून से सजे हुए तिरंगे झंडे का अपमान देखा होगा, रोता होगा। मैं भी सड़क पे कभी निकलूंगा, जो मुझे जानता नहीं होगा बच्चा, कोई व्यक्ति, वो जरूर कहेगा ये वो सरदार है जिन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया था। आने वाली जनरेशन कभी इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी। बिट्टा साहब, आप जो है जब भी प्रधानमंत्री मोदी के काम की सराहना करते हैं या उनकी तारीफ करते हैं, तो विपक्षी पार्टियों का हमेशा एक तरीके से ये उनका विरोध होता है कि बिट्टा साहब जो है वो बीजेपी के हो गए हैं। मैंने बीजेपी से कुछ लिया? ये किसान आंदोलन के आंदोलन में क्या कहते थे लोग? इमरान खान तो मेरा यार है, मोदी तो हमारा दुश्मन है। इनका किसान आंदोलन में जो वीडियो वायरल हुआ निकालिए। इमरान खान वो आपका यार है जो हमारे नौजवानों को शहीद करता है, जो कश्मीर के अंदर, पंजाब में हज़ारों वो फौज के जवान शहीद हुए, उनका कत्लेआम करता, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बेचता है। गुरतेज सिंह हरियाणा से, करनाल के पास, उसकी बॉडी पिछली दिवाली के दिन शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सरदार साहब की भेजी थी। उस किसान आंदोलन में सरदार साहब को पूछ करना चाहता हूँ कि वो इमरान खान आपका दोस्त है जो ननकाना साहब के अंदर गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथी हमेशा पाठ करने वाले उनकी बेटी को अगवा कर लेता है?
वो इमरान खान के होते हुए गुरु नानक देव जी का ननकाना सा पवित्र स्थान कुछ काफिर कहते इसको मकबरा बना देंगे। हिंदुओं की बेटी को अगवा किया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह जिसका लाहौर, पंजाब, कंधार, चाइना कहाँ कहाँ तक उसका राज था, कुछ समय पहले उसके स्टैचू को तोड़ दिया जाता। वो इमरान खान आपका यार है। किसान आंदोलन में बोलने वाले सरदार साहब, वो आपका यार है। मेरा लीडर नहीं, मेरा प्रधानमंत्री नहीं, मेरा योद्धा नरेंद्र मोदी। मैं हिंदुस्तानी हूँ। वो नरेंद्र मोदी जिसने सरहदों के अंदर मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए 56 इंच का छाती लेकर के उधर से चाइना की गोलियां, इधर जवान इधर आगे खड़ा हुआ। पहली गोली इस योद्धे के नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती पार करके फिर मेरे जवान को लगेगी। मैं उस नरेंद्र मोदी के आगे अपना सिर झुकाता हूँ, सलूट करता हूँ, जिसने 74 साल का इतिहास कुछ उस वक्त राजनीतिक लोगों की गंदगी से फैलाया हुआ, लाखों जवानों की शहादत, बार बार तिरंगे झंडे का अपमान, उनका झंडा अलग संविधान अलग, उस कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके तिरंगा झंडा एक, संविधान एक, राष्ट्रगान एक और मुक्त करा दिया आतंकवाद से। मैं उस नरेंद्र मोदी को सलूट करता हूँ। योद्धे से मैं उस नरेंद्र मोदी को सलूट करता हूँ, उस नरेंद्र मोदी के हाथ जोड़ता हूँ जिस नरेंद्र मोदी ने 500 साल का इतिहास राम जन्मभूमि का। वो बाबर, उन सरदार साहब को कहना चाहता हूँ जो इमरान खान कहता है मेरा दोस्त, वो बाबर, वो औरंगजेब, जिन्हों बाबर ने गुरु नानक देव जी महाराज को चक्की पे सवाई थी, वो औरंगजेब बाबर की औलाद काफर जिसने हमारे साहबजादों को शहीद किया था, वो औरंगजेब काफर जिसने गुरु तेग बहादुर महाराज जी के ऊपर अत्याचार किया था, वो औरंगजेब, और वो उनके नामों निशान मिटा के रख दिए नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उस नरेंद्र मोदी के साथ हूँ। मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री के साथ नहीं हूँ, पर मैं उस योद्धे नरेंद्र मोदी के साथ हूँ जिसने गुरु नानक देव जी महाराज और जिसने राम जी का अपमान किया था, उस काफरों के नामों निशान मिटा के रख दिए। आप लगे रहो पंजाब की सियासत के अंदर, आप लगे रहो इमरान को यार बनाते। हमारा लीडर नहीं, हमारा योद्धा नरेंद्र मोदी है। लड़ेंगे मरेंगे उसके लिए आंख उठा के भी देखेगा। हर जगह पे खड़े रहेंगे, एक कदम चलेगा 1000 कदम चलेंगे। आप करो राजनीति, आप करो धर्म की राजनीति, मैं करूंगा राष्ट्रवाद की राजनीति। शायद इसी वजह से जो है विरोधियों को जो है ये बात चुभती है। बेटा साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आप ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन भी हैं, तो अभी जिस दिन मीटिंग रिट्रीट हो रहा था दिल्ली में, राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री सहित तमाम मंत्री और तमाम भारत देश के लोग जो हैं जब विजय चौक पर मौजूद थे, 26 जनवरी का जो जश्न मना रहे थे, जिस दिन मीटिंग रिट्रीट हो रही थी, उस दिन इजराइल दूतावास है वहाँ पर एक छोटा सा बम धमाका हुआ था। उस बम धमाके की जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली थी, उसका ये कहना था कि ये तो एक छोटा सा मैसेज है। क्या पहले दिवाली के अंदर दिल्ली में जगह जगह ब्लास्ट होते थे? क्या पार्लियामेंट में हमला होता था? क्या 26/11 की घटना होती थी? क्या ट्रेनों के अंदर, बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट होते थे? क्या नक्सलाइट रोज 70 हमारे जवानों को गोलियों से निशाना बनाते थे? एक सवाल है आपसे, क्या पिछले 7 साल के अंदर, 6 साल के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर के जो नई राजनीति हुई है, क्या कभी किसी के ऊपर हमला हुआ? ये ब्लास्ट इसलिए हुआ, ट्रैक्टर आए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। कौन से ट्रैक्टर में कौन सा सामान आया? अभी कहाँ पड़ा है सामान? कहाँ RDX पड़ा है? कहाँ गोला बारूद पड़ा है? चेकिंग उसकी नहीं हुई है। किसान आंदोलन, किसान नेताओं के साथ धोखा किया इन खालिस्तानियों ने। आज हिंदुस्तान आतंकवाद से मुक्त हो चुका है। इन चीज़ों से हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। हम खड़े हैं उस योद्धे के साथ। वो योद्धा रात को जागता है, हम सोते हैं। वो योद्धा रात को जागता है, फौज जागती है, हम मज़े की नींद सोते हैं। को माने ना माने, जो ना माने उसको मुल्क का फिक्र ही नहीं है। जिस तरीके से तिरंगे झंडे का फिक्र नहीं, उनको देश का फिक्र ही नहीं। उनको तो अपने कारोबार से है। सुबह जाएंगे, रोटी कमाएंगे, अपना मज़े लेंगे, आ जाएंगे, होटलों में खाना खाएंगे, आ जाएंगे। उस व्यक्ति की तरफ देखो, वो व्यक्ति हिंदुस्तानी है, वो व्यक्ति नवाज शरीफ नहीं है, वो व्यक्ति मुशर्रफ नहीं है, वो व्यक्ति बेनज़ीर भुट्टो नहीं है, वो व्यक्ति
हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और वो प्रधानमंत्री प्रथम राष्ट्र के लिए काम करता है, ना उसके लिए हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ईसाई है। और दूसरी बात बता दूं, नरेंद्र मोदी ने क्या 3 तलाक के ऊपर सिर झुकाया? नहीं। नरेंद्र मोदी ने 370 धारा पे सिर झुकाया? नहीं। नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल ऑपरेशन पे इतनी बातें हुई, हमें बताया जाए पार्लियामेंट के अंदर, सिर झुकाया? नहीं। नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि पे सिर झुकाया? नहीं। नरेंद्र मोदी ने किसानों पे सिर झुकाया? नहीं। नरेंद्र मोदी ने अगर सिर झुकाया तो इस पगड़ी के आगे सिर झुकाया, जो गुरु महाराज की सिख कौम थी उसके आगे सिर झुकाया। आओ हम बैठ के बात करते हैं, आओ विज्ञान भवन में बात करते हैं, जहां आप मैं भी नहीं जा सकते, पास बना के जाना पड़ेगा। लंच करते हैं, डिनर करते हैं, मंत्री 4-4 बैठते हैं, आओ चर्चा करते हैं। ये नरेंद्र मोदी है। अब आपके मन में यही विचार है हिंदू हिंदू हिंदू, तो उसमें आप मैं कुछ नहीं कर सकते। हम हैं 2% और हमें मिलता पूरा देश। हमें 10-10 साल प्रधानमंत्री मिलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। क्या बीजेपी ने कभी इतराज़ किया? क्या मोदी जी ने इतराज़ किया सिख को 2% को क्यों बना दिया? हमें मिलता आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा, 71 की जंग जीतने वाला। हिंदुस्तान हमें देता है अर्जन सिंह जी एयर मार्शल, जो चाइना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देते हैं। हमें मिलता है जे सिंह आर्मी चीफ, हमें मिलता है विक्रम सिंह जी आर्मी चीफ, हमें मिलता है धनोआ जी आर्मी चीफ, हमें मिलता है नेवी का आर्मी चीफ बराड़ साहब। ननकाना साहब हम वापस मांगते हैं, करतारपुर साहब वापस मांगते हैं, और दिल्ली के गुरुद्वारा साहब, पटना साहब के हिंदुस्तान के पवित्र स्थान हम छोड़ के खालिस्तान बनाना चाहते हैं। खालिस्तान कभी नहीं बन सकता। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है कि जो सिख समाज के जो युवा लोग हैं, जो इस आंदोलन के बहाने भटक गए हैं, आपकी बातों को सुनकर वो सही रास्ते पर ज़रूर वापस आएंगे। इस खास मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान MS बिट्टा साहब, जिनकी बातें सुनकर देश में एक नई ऊर्जा हमेशा पैदा होती है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।